महात्मा गांधी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक अम्बेडकर भी थे। अंग्रेज तो थे ही थे, उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो। और अम्बेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर 1 पे है, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा। क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहां के सवर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं, और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी, अंग्रेजों की उपस्थिति के समय कम पराधीनता थी। आपको गुस्सा तो आता होगा अम्बेडकर पे कई बार, क्या ये कैसा आदमी था, है ना, लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे हैं। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अम्बेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी। केवल एक BN राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें, बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अम्बेडकर साहब का है वो किसी का नहीं है। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अम्बेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा तो बुरा मान जाते हैं। और उन्हीं से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्न हो और देश का प्रश्न हो, किसी प्राथमिकता दोगे तो हिंदू, हिंदुस्तान है, मगर समझते हो तो हिंदुस्तान है बोलते हैं, हिंदुस्तान है। मुसलमान तो आए हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान है। तो अंबेडकर उस समय पावरफुल हो चुके थे, पर अंबेडकर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूं इस सेंस में। आमतौर पर उनको मिल ही रही थी भाई, वो PCS ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक छोड़ना है, नागपुर में शायद। और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए, जब वापस लौटे तो उनको PCS अधिकारी बनाया गया। तो उनको कहा कि आप यहां रहना शुरू कीजिए और काम संभाल लीजिए। अब ये अम्बेडकर के सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर आप उनकी कभी आत्मकथा पढ़े, मैं कैसे बना, हिंदी अनुवाद उसका ये है, उसमें प्रसंग है कि नागपुर में रहना है उनको क्योंकि वो ऑफिसर हैं, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए या घर चाहिए। ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा। लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूं, तो भाई कमरा नहीं है हमारे पास, हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे कि कई कमरे खारिज होते गए। एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था, वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था। तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति के हो, इन्होंने बताया भी नहीं, ढिंडोरा क्यों पिटेंगे। उससे पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो देखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। खिड़की से नीचे देखा तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है और वो भीड़ मेरा कत्ल करने के लिए आई थी। और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचा के भगाया गया उनको। इस दौर से वो गुजरे थे। ये उसी देश की बात चल रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, उसी की बात चल रही है। किसी और देश, पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है, उसमें पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान पेट में था उस समय अभी हुआ नहीं था, मतलब होने वाला था, अभी नहीं हुआ था। दलित बच्चा कैसे हैंडल करे, वो पानी पीने जाएगा, पानी को छू देगा, पानी पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। उसके बाद जैसे दलित बच्चा छूएगा हाइड्रोजन के गुण बदल जाएंगे उसमें। तो एक व्यवस्था थी कि भाई पानी पीने की एक जगह थी सबके लिए, एक अलग से मटका था अम्बेडकर के लिए, अलग से रखते थे दूर, उनको वहीं पीना है और मटके को हाथ नहीं लगाना है। अब कभी कभी क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की व्यवस्था करने के लिए तैनात था वो छुट्टी पे चला गया, एक दिन 2 दिन आया ही नहीं। अब इसको प्यास लग रही है, बाकी बच्चों के पास पानी पीने को, उसको पानी पीने को नहीं है। कई ऐसे दिन गुजारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं था। चेतना ऐसे बनती है, ये सब झेलने के बाद बनती है। इसलिए जब आप हरिजन गाथा कविता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो किस दौर से, किस स्थिति से गुजर के वो विचार बनते हैं।
और अभी एक अदम गौंडवी की कविता है, वो भी हरिजन के गांव जैसा कुछ नाम है, उसको भी पढ़ेंगे, हम जिक्र करेंगे आगे चलकर, तब समझ में आएगा। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास के नेताओं को सीधे खारिज करना बहुत आसान होता है। जब आप उनकी स्थितियों को समझेंगे, उनके विचार कैसे बने समझेंगे, तब उनका महत्व समझ में आता है। अंबेडकर का बड़प्पन यह है कि बहुत अच्छी स्थितियों में जाने के बाद, इंग्लैंड में, अमेरिका में पढ़ने के बाद, वहां भी टॉप करने के बाद, वो चाहते तो वहीं किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते थे और धूमधाम से जिंदगी गुजार सकते थे, पर उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। लौट के आए, संघर्ष किया और अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना। और जितने सफल हुए, उतना सफल होना एक जिंदगी में आसान भी नहीं होता। जितने वो सफल हुए, उन्होंने काफी कुछ कर भी दिया। अब उस अंबेडकर का तेज 1936 में फैल चुका था। महात्मा गांधी बहुत दुखी है। महात्मा गांधी घोर वर्ण व्यवस्था के समर्थक आदमी थे, इतने पक्के रूढ़िवादी थे इस मामले में। मतलब महात्मा गांधी के प्रति मेरा सम्मान उतना ही जितना अंबेडकर के प्रति है, पर इस मामले में वो बहुत ही दकियानूसी किस्म के व्यक्ति थे। अपनी एक किताब हिंदू धर्म में लिखा है उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये महात्मा गांधी का वाक्य है, किसी और का वाक्य नहीं है। इसलिए उनके पेट में खलबली मची हुई थी कि अंबेडकर बीच में कैसे आ गया। अंत में अंबेडकर बोले, महात्मा जी हमने बहुत ट्राई कर लिया कि हिंदू धर्म में रह के चीजें ठीक कर लें, हो नहीं पा रही, हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं। अब महात्मा गांधी परेशान। उनके लिए भारत से ज्यादा महत्वपूर्ण हिंदू धर्म है महात्मा गांधी के लिए। गीता, वो सब, उनका तो वैष्णव परंपरा, वो सब विचार ज्यादा थे। टीचर है सुब्रमण्यम अय्यर, लिखा है उन्होंने इस किताब में, आप पढ़िएगा। उनके टीचर है सुब्रमण्यम अय्यर। आज पता नहीं कहां से हिंदू मुसलमान के रिश्ते में आग लगी है, दलित ब्राह्मण के रिश्ते में आग लगी है, कौन लगा रहा है, क्या कर रहा है। सर ये किताब उन्होंने लिखी है, पैसा नहीं है स्कूल जाने का। उनके पिता को तैयार कराया, उनके पिता को तैयार कराया, कहा पैसा नहीं है, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजिए। और वो बच्चा जिसको पढ़ाने का पैसा उसके फादर के पास नहीं था, वो एक रेनाउंड साइंटिस्ट बना। वो भारत का प्रेसिडेंट रहा 2002 से 2007 तक। 38 यूनिवर्सिटीज, दुनिया की 38 यूनिवर्सिटीज ने उसे ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी। उस व्यक्ति को इस देश के 3 सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड मिले। मतलब आप सोचो, एपीजे कलाम, बैकग्राउंड हम्बल, स्कूल भेजने का पैसा नहीं है, पढ़ाने का पैसा नहीं है, और उस व्यक्ति की उपलब्धि, रेनाउंड साइंटिस्ट, 38 यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री, प्रेसिडेंट 2002 से 2007 भारत के, और भारत के 3 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 1981 पद्म भूषण, 1990 पद्म विभूषण, 1997 भारत रत्न। और क्या लोग हैं यार एक जिंदगी में। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को कनेक्ट करें। पहले आप इसको देखें, क्योंकि हम सब बहुसंख्यक लोग इसी बैकग्राउंड से आते हैं। हम सब कहीं ना कहीं इस चीजों का सामना करते हैं। कलाम साहब ने इस बुक में जो हेडिंग दी है, हेडिंग, पहली हेडिंग दी द ड्रीम एंड द मैसेज। हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। उनकी दूसरी हेडिंग है गिव अस अ रोल मॉडल। हमारा जो समाज है ना, समाज, उसको पास जो रोल मॉडल है,